मैं डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, संविधान को पढ़ते हुए हमें काफ़ी समय हो गया है। हमने संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3 पढ़ लिए हैं और इससे पहले हमने संवैधानिक इतिहास भी पढ़ लिया है। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विदेशी स्रोत, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना हमें भाग 4। भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। पर इससे पहले एक सूचना, जो वास्तव में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ हमारे पुराने वीडियो देख लें। कंपटीशन के लिए राजनीतिक व्यवस्था से संबंध में इससे बढ़िया मैटर कहीं हो नहीं सकता। आप कोई भी बढ़िया राइटर की बुक पढ़ने से पहले हमारी बुक को, हमारे वीडियो को देख लें। मेरा दावा है कि आपकी कोई भी राइटर, कितना ही बड़ा राइटर, उसकी बुक, उसकी लेखनी आराम से समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में दिया गया है। नीति निदेशक तत्व एक ऐसी व्यवस्था है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। एक सभ्य समाज के लिए यह है कि ऐसा होना चाहिए। अगर राज्य इनका पालन नहीं करता है तो कोई दंडनीय अपराध नहीं है। जैसे हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे, मूल अधिकार जो थे वे नागरिकों के अधिकार हैं। अगर वे हमें नहीं मिलेंगे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने की व्यवस्था थी। पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। ये केवल राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य ऐसा करेगा, अपनी नीतियों का पालन करने में ऐसा करेगा। तो देखते हैं अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 कुछ नहीं कहता है, केवल एक परिभाषा बताता है। परिभाषा भी वही है कि क्या है कि इस भाग में राज्य शब्द क्या, वही अर्थ होगा जो भाग 3 में था। इससे पहले वाला जो भाग था, भाग 3 मूल अधिकार वाला, मूल अधिकार वाले में अनुच्छेद 12 में था कि राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। तो जिन्होंने पहला वीडियो देखा है, जिन्होंने अनुच्छेद 12 पढ़ा है, जो अनुच्छेद 12 के बारे में जानते हैं, वे जानते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य का क्या मतलब है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ दिया गया है कि संसद, केंद्र की संसद, केंद्र की सरकार, राज्य का विधानमंडल, राज्यों की सरकार, राज्यों के प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, अधिकारी और अन्य प्राधिकारी, मतलब जो भी सरकार की सेवा में है, सरकार से संबंधित काम करने वाला है, चाहे वो छोटा संस्थान हो या बड़ा संस्थान हो, वो सब है। उस सब का मतलब है राज्य से। इस भाग में राज्य शब्द के अंतर्गत, राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3, जो भाग 3 में दिया गया है। तो भाग 3 का अनुच्छेद 12 है। भाग 3 अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। पूरे भाग 3 में परिभाषा नहीं है, परिभाषा केवल अनुच्छेद 12 में दी गई है। वो इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें हम अनुच्छेद 12 के बारे में, भाग 3 की शुरुआत है, वहां बताया गया है। विस्तार से वहां देख लेना। आगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इससे पहले जो भाग 3 था, मूल अधिकार था, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 32 उनको प्रवर्तनीय, उनको लागू कराने की गारंटी देता है। पर ये जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये न्यायालय द्वारा कोई प्रवर्तित नहीं होगा। इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय में जाने का कोई उल्लेख नहीं है। 36 से 51 तक इनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो आगे है अनुच्छेद 38। 12 हो चुका है। 12 में राज्य के बारे में दिया गया है कि जो राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। भाग 3 का अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। और अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है राज्य, अनुच्छेद 38, राज्य ऐसी लोक व्यवस्था स्थापित करेगा जिससे सभी रूपों में लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। सभी के वेलफेयर के लिए राज्य काम करेगा, सभी लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। और आय की असमानता, आय की असमानता का मतलब है किसी व्यक्ति को ज्यादा आय ना हो और किसी को कम ना हो, कि कोई अपना जीवन निर्वाह भी ना कर सके और कोई ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करे। तो राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा कि जिनके पास काम नहीं है उन्हें काम देगा, जिनके पास खाने के लिए नहीं उन्हें खाने के लिए देगा, और जिन पर ज्यादा
पैसा है, जिन पर ज्यादा कमाई है, ज्यादा धन दौलत इकट्ठी कर रखी है, उन पर राज्य टैक्स लगाएगा। न केवल व्यक्तियों के बीच, केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं है, अपितु समूहों के बीच, जो कुछ ग्रुप है व्यक्तियों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता, तो उनकी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखेगा, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखेगा और अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा कि असमानता ना हो, असमानता को कम करेगा, मतलब समानता लाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39, इसके पार्ट है कुछ। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा, नीति बनाएगा राज्य किस प्रकार करेगा, उसमें पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है। फर्स्ट पार्ट है ए, कैपिटल ए, जहां भी स्मॉल ए, कैपिटल ए होगा इसका मतलब वो अमेंडमेंट है, संशोधन से आया हुआ है। स्मॉल ए है तो उसका पार्ट है, तो यहां स्मॉल ए है, अगर इसे कैपिटल ए कर देंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो फर्स्ट है स्मॉल ए है, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करने का जो अधिकार है वो राज्य देगा। राज्य की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन या पर्याप्त अवसर मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट बी, समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व, जो भौतिक साधन है, जैसे जमीन है, प्रॉपर्टी है, स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो, मतलब नियंत्रण जो है वो इस प्रकार हो कि सामान्य हित सर्वोपरि रूप में बना रहे, किसी का हित का साथ नुकसान ना हो, हित सबसे ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, राज्य जो अपनी आर्थिक व्यवस्था चलाएगा कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो पावे। सर्वसाधारण मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए, किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, किसी के पास बिल्कुल ना हो, तो राज्य ऐसी व्यवस्था का इंतजाम करेगा। जो पहले राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जमींदारे, बड़े बड़े जमींदारे थे, उनको भी खत्म कर दिया गया है, भूमिहीनों को सरकार ने जमीन दी है। तो ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की वजह से ऐसा हुआ है। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अनुच्छेद 39D, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, एक सा ही काम करते हैं, एक ही कार्य की प्रकृति सेम है, तो उन्हें समान वेतन मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। संगठित क्षेत्र में इस नियम को अपनाया गया है, पर असंगठित क्षेत्र में भी भेदभाव हो रहा है यहां। आगे 39D, 39 का ही नेक्स्ट पॉइंट, डी के बाद ई, पुरुष और स्त्री कर्मकारों को, जो पुरुष और स्त्री जो कर्मकार मतलब काम करने वालों को स्वास्थ्य और शक्ति तथा उनका स्वास्थ्य पर नुकसान ना हो और जो उनकी शक्ति के अनुकूल हो, तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था, उनके बचपने को ध्यान में रखते हुए सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो पावे, तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर कोई ऐसा व्यक्ति, शक्ति तो उसकी नहीं है उस काम को करने की, कोई बच्चा है, सुकुमार है, परंतु उसकी आर्थिक आवश्यकता उसकी ऐसी है कि उसे उस काम में मजबूरी जाना पड़ रहा है पैसे के लिए, कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो, ऐसा काम ना करें जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण है, उन पर कोई किसी का दबाव ना हो, अपने मस्ती के साथ, जैसे ना मस्ती का जो है तो वही है स्वस्थ और गरिमामयी वातावरण। स्वस्थ विकास की सुविधाएं दी जाएंगी। बच्चों और व्यक्तियों के शोषण तथा उनके नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी, उनका कोई आर्थिक परित्याग ना करे, उनका कोई शोषण ना करे, उससे रक्षा की जाएगी। ये जो पूरा का पूरा एफ पार्ट जो है 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट भी बाद में ही जोड़ा गया है,
वहां इससे पहले था 39 स्मॉल ए, अब है 39 कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब पूरा एक अलग अनुच्छेद है, पूरा अलग है, और साथ में ये संशोधन से आया है। जहां हिंदी की किताब होगी वहां इसको क्या लिखा गया है, और जो इंग्लिश में होगा इसको कैपिटल ए मिलेगा। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, कि सभी को न्याय मिलेगा, समान न्याय। और जो निःशुल्क विधिक सहायता, जिसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है उसके सरकारी वकील की व्यवस्था होती है कोर्ट में। जो कोर्ट से संबंधित व्यक्ति होंगे, जानकारी रखते होंगे, उन्हें पता है कि सरकारी वकील फ्री होता है सभी के लिए। सभी के लिए मतलब जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 40, ये 39 भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और 40 भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इनसे। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां देगा जिससे वे स्वशासन इकाई के रूप में कार्य कर सकें। वर्तमान में यह चीज पूरी हो चुकी है, क्योंकि पहली अब तो संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। ग्राम पंचायतों को त्रिस्तर की ग्राम पंचायत की व्यवस्था कर दी गई है। पहली ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था, ये पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान का नागौर जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली ग्राम पंचायत की स्थापना हुई और करने वाले थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। 40 हो गया है। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां देगा जिससे वे स्वशासन इकाई के रूप में कार्य कर सके। स्वशासन मतलब अपना सरकार खुद चला सके। फॉर नेक्स्ट 41, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंदर, आर्थिक सामर्थ्य जो उसके राज्य की आर्थिक सामर्थ्य हो और विकास की सीमाओं के अंदर जो विकास करना चाहती है, उसमें कंडीशन क्या है? बुढ़ापा, कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई बीमार है या कोई निशक्त, निशक्त मतलब हैंडीकैप्ड, निशक्त अथवा अन्य अभाव की दशा, कोई और भी हो सकता है कि कंडीशन की वो काम करने में असमर्थ हो। अभाव की दशा में लोगों को काम प्राप्त करने कि लोग मतलब और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देने हेतु कदम उठाएगा। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, काम करना चाहता है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कोई बीमार है, कोई निशक्त है और अन्य अभाव की दशा है, वहां पर भी राज्य उसकी सेवा, उसको शिक्षा प्राप्त करने का और काम प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए कदम उठाएगा। आप इसको नोट कर लें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान भाग 4। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 36 से 51 में है, आप जानते हैं। हमें देखना है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य क्या है? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य के अंतर्गत केंद्र की सरकार, संसद और राज्य की सरकार, राज्य के विधानमंडल और राज्यों के अधीन काम करने वाले अधिकारी और प्राधिकारी सभी आ जाते हैं। तो वही है, उसी सब राज्य का सब कुछ वही मतलब है। तो काम की न्याय संगत, काम किसके लिए? जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, उनके लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को, कोई ऐसा काम नहीं कराएगा जो मानव के करने के काबिल ना हो,
मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जैसे कि 8 घंटे काम करने का समय सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। फैक्ट्री का मालिक नहीं चाहता कि श्रमिक 8 घंटे काम करे, वो चाहता है कि श्रमिक 12 घंटे काम करे, 15 घंटे काम करे। और न्याय संगत क्या है? न्याय संगत मान लिया गया 8 घंटे। तो यही है कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसके आगे है प्रसूति सहायता उपलब्ध। प्रसूति मतलब जो डिलीवरी है, महिलाओं की जब डिलीवरी का समय है उसके लिए भी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। सभी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा आशा वर्कर की नियुक्ति की गई है, जिनका कि काम महिलाओं को देखभाल करना है, गर्भवती महिलाओं के लिए है। अनुच्छेद 42 के ही द्वारा उन्हें पावर दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, राज्य कम कर्मकारों के लिए, कर्मकार मतलब श्रमिक, श्रमिकों के लिए उचित निर्वाह मजदूरी दिलाने। जो श्रमिक है, लेबर है, उसके लिए उचित निर्वाह मजदूरी की ऐसी मजदूरी हो जो उससे मजदूरों का जीवन स्तर सुधर सके, जीवन गुजर बसर कर सके, तथा शिष्ट जीवन स्तर और उपयुक्त सेवा शर्त। वही बात ऊपर जो सेवा शर्त थी कि वो न्याय संगत मतलब कि उपयुक्त सेवा शर्त, काम की 8 घंटे काम करेगा, बीच में लंच ब्रेक भी होगा, कितने पैसे मिलेंगे, ये सब चीज कराने का राज्य प्रयास करेगा। और आगे है इंपॉर्टेंट चीज, ग्रामों में कुटीर उद्योगों के वैयक्तिक और सहकारी स्तर पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। कि ग्रामों के अंदर कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए राज्य प्रयास करेगा, प्रोत्साहित करेगा। कुटीर उद्योग क्यों लगाएगा? जिससे कि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े, काम उसको अपने घर के पास, अपने गांव के पास, अपने मोहल्ले में मिलता रहे। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात है। सहकारी स्तर पर, कोऑपरेटिव स्तर पर प्रयास करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 कै या कैपिटल ए। जहां भी कै है या कैपिटल ए है, इसका मतलब संशोधन के द्वारा आया है। क्या है? राज्य उद्योगों के प्रबंधन में, जो उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, उसका जो प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी हेतु कदम उठाएगा। मजदूरों जो है, वहां के जो लेबर काम करने वाली है, वो भी मैनेजमेंट में शामिल होगी। मैनेजमेंट बिना मजदूरों की अनुमति के, बिना मजदूरों की सहमति के कोई कार्य नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 43 इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया है, मूल संविधान में ये चीज नहीं थी। नेक्स्ट अनुच्छेद है 43 के बाद आता है ख। यह भी संशोधन से आया है, और जो कै के बाद ख है वो भी संशोधन से ही जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? राज्य सहकारी समिति के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऐच्छिक गठन, अपनी इच्छा से कोई गठन करेगा, स्वायत्त कार्यवाही, अपनी उसकी कार्यवाही भी स्वायत्त रहेगी, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन हेतु राज्य कदम उठाएगा। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह अपनी सहकारी समिति बना सकता है, उसके लिए राज्य कदम उठाएगा, प्रयास करेगा। इसको भी 97वां संशोधन है और 2011 में इसको जोड़ा गया है। 57वां संशोधन में बताया था, शुरू में भी आया था। ये है इसका, ये है भाग 9 ख में रखा गया है इसको। भाग जो है इसका ये 9 ख है। नेक्स्ट अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सभी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाएगा। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक भी आया है और भविष्य में भी आता रहेगा। और ये एक विवादास्पद चीज है, राजनीतिक लोग इस पर बहुत रोटियां सेकते हैं कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। ये वही चीज है।
क्या है कि भारतीय भू क्षेत्र में, जो भारत का भू क्षेत्र है वहां की बात है, भारतीय भू क्षेत्र में समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। राज्य भारतीय भू क्षेत्र में समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 45, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अब तक तो एक था ये प्रयास करेगा, अब इसको मूल अधिकारों में जोड़ दिया गया है। मूल अधिकार में 86वां संविधान संशोधन है और इसको 2002 में इसको ऐड किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको मूल अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 45 में केवल प्रयास करने की बात थी, अब प्रयास पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक अभिवृद्धि के संबंध में राज्य का दायित्व। राज्य एससी और एसटी और यह ओबीसी के शैक्षणिक, इनकी एजुकेशन का और इनके आर्थिक इकोनॉमी का ध्यान रखेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये राज्य का दायित्व है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार स्तर। पोषाहार स्तर मतलब खाने पीने का। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा कि उन्हें खाने के लिए पौष्टिक खुराक मिलती रहे और जीवन स्तर ऊंचा रहे, प्रयास करेगा। तथा औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेय और पदार्थों के उपभोग को रोकने का प्रयास करेगा। मादक पेय मतलब एल्कोहल और इसमें और जो पदार्थ है, चाहे भांग हो, चरस हो, गांजा हो। तो एल्कोहल को जो पीना है वो आप दवाई समझ के तो पी सकते हैं, दवाई सबके लिए रोक नहीं है, परंतु अन्य प्रयोजन मतलब कोई मनोरंजन के लिए नहीं पीनी है। जो होम्योपैथ की दवाई है सभी में अल्कोहल है, बिना अल्कोहल के होम्योपैथ की दवाई नहीं बनती है। अगर यहाँ रोक दिया जाता ना कि औषधीय प्रयोजन भी हटा दिया जाए तो मतलब होम्योपैथ वाले भी फिर अपनी दवाई नहीं दे सकते। तो औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, औषधीय में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर आपको लिख कर दे सकता है कि आप अल्कोहल पिए, चरस पिए, गांजा पिए, भांग पिए, और अन्य प्रयोजनों के लिए आप तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब राज्य ऐसा प्रयास करेगा, पर अभी तक करा नहीं है। कुछ राज्यों ने रोक लगा रखी है, बिहार ने रोक लगा दी है, सभी राज्यों को रोक लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण। कृषि को और पशुपालन को आधुनिकीकरण करने का प्रयास करेगा और साथ में वैज्ञानिक विधि से संगठित करने का प्रयास करेगा, उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट करेगा। आगे है गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं, गाय हो, बछड़ा हो, अन्य दुधारू, चाहे भैंस है, बकरी है, और मालवाहक पशु, गधा भी है इसमें और ऊंट भी है, के रक्षण और नस्ल सुधार, उसका रक्षा, उनके वध का निषेध करेगा और नस्ल सुधार का भी प्रयास करेगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां पशुओं के संबंध में खोली गई हैं, कृषि यूनिवर्सिटी खोली गई हैं, के निषेध करने का प्रयास करेगा। वध का निषेध, मारने से रोकना है, उसको वध नहीं करना है, नस्ल सुधार करनी है, रक्षण करना है और वध नहीं करना है, उसके लिए प्रयास करेगा। परंतु वध के निषेध का प्रयास अभी तक हुआ नहीं है, सफल नहीं हुआ है। बाकी तो नस्ल सुधारने में बहुत काम हुआ है, रक्षण और ये मतलब वध का निषेध नहीं कर सके हैं अभी तक। आगे है अनुच्छेद 48 कै, यहां फिर कै आ गया। कै का मतलब कैपिटल ए, इसका मतलब यहां फिर ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्या है? राज्य
देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। पर्यावरण की रक्षा करनी है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसको संवर्धन करना है, उसको बढ़ाना है, और वन और वन्य जीव, वनों की भी रक्षा करनी है और वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनकी भी रक्षा करनी है। कैपिटल ए है, क्या है इसका मतलब, ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारक, जो राष्ट्रीय महत्व के, जैसे ताजमहल कलात्मक भी है, उसकी आर्किटेक्ट का भी उसमें कमाल है, और ऐतिहासिक भी है। स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं, मतलब ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, तमाम चीज जैसी स्मारक हैं, इनके संरक्षण हेतु कदम उठाएगा कि उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाए, वो हमारी धरोहर है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 50, इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, क्या है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। जो जिस लोक सेवक के पास केवल लोक सेवा का काम करे, वो उसमें न्यायिक काम ना करे। जैसे जिलाधिकारी है, उपजिलाधिकारी है, तहसीलदार है, इन सब के पास न्यायिक कार्य भी करते हैं वर्तमान में ये, और प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। तो अनुच्छेद 50 कहता है कि जो लोक सेवक है उसे केवल कार्यपालिका के काम ही करने चाहिए, उसे न्यायपालिका के काम नहीं करने चाहिए। न्यायपालिका को उसके काम उससे हटा करके किसी दूसरे अधिकारी को देने चाहिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम अनुच्छेद। यहां ए बी सी 3 पार्ट है इसके, पर यह ध्यान रखना यह है कि ये स्मॉल ए है। यहां हमारा कैपिटल ए था, संशोधन जहां भी होगा वो कैपिटल ए है, और जो स्मॉल ए है वो अनुच्छेद में ही चल रहा है, उसका पार्ट है। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे ऐसा प्रयास करेगा। नेक्स्ट है, इसी में सेकंड पार्ट है बी, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बना रहे। जो एक देश से दूसरे देश का संबंध है वो न्याय संगत हो, किसी के दबाव में ना हो, और सम्मानजनक भी हो, किसी की बेइज्जती ना हो रही हो, वहां जबरदस्ती किसी पर कोई संधि ना थोपी जाए। न्याय संगत होना चाहिए और साथ में ही सम्मानजनक होना चाहिए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय विवाद, जो राष्ट्रों के बीच में, जो दो देशों के बीच में विवाद है उसको मध्यस्थता से दूर करने का प्रयास करेगा। मतलब जो विश्व में के देशों में युद्ध चल रहे हैं, अगर ये इन चीजों को फॉलो कर लिया जाए तो कहीं कोई युद्ध की नौबत नहीं आएगी। तो हमारा अनुच्छेद 51 पूरा हो गया, मतलब भाग 4 पूरा हो गया, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 पूरा कर लिया गया है। इसके सारे अनुच्छेद सब हो गए हैं। बात यह है, प्रश्न उठता है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने की व्यवस्था है? जैसे कि भाग 3 में व्यवस्था थी कि भाग 3 में अगर कोई मूल अधिकार नहीं मिलता है तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट में जाने की व्यवस्था करते हैं। तो क्या इनके लिए भी वैसी कोई व्यवस्था है? सीधा प्रश्न है कि इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य केवल प्रयास करेगा, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। मतलब यहां आपको संवैधानिक उपचार नहीं मिलेगा। फिर यह है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल अधिकारों में दोनों में कोई टकराव होता है तो किसको प्राथमिकता मिलेगी? तो प्राथमिकता जो मिलेगी वो मूल अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। मूल अधिकार इससे पहले के भाग में हम पढ़ चुके हैं, और आज हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर चैप्टर भी समाप्त हो गया है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे भाग 4 के मौलिक कर्तव्य वाले में। धन्यवाद।